twinkling of the stars. So next topic is about twinkling of the stars. Now stars are self-luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. So what is the meaning of this? Stars are self-luminous का मतलब क्या है? स्टार्स के पास खुद का लाइट रहता है. मून और प्लैनेट जो रहता है वो नॉन ल्यूमिनस है, उनको खुद का लाइट नहीं रहता है. स्टार के पास खुद का लाइट रहता है. दे आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. इसके लिए रात को जब सनलाइट नहीं रहता है तो भी स्टार्स नज़र आते हैं. सिंस स्टार्स आर एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस दे अपियर टू बी पॉइंट सोर्स. जो स्टार्स है वो अर्थ से बहुत बहुत दूर है. इसके लिए जब सरफेस ऑफ द अर्थ से स्टार को देखते हैं तो इट अपियर्स लाइक अ पॉइंट सोर्स के जैसे दिखाई देता है. हैज़ द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ लोअरिंग हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीजेज. नाउ जो सरफेस ऑफ द अर्थ के बाजू में जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ का नज़दीक बहुत ज़्यादा रहता है उसका डेंसिटी. जैसे जैसे ऊपर जाता है तो हवा जो रहता है वो कम कम होते जाता है, और कम होता है तो डेंसिटी भी कम हो जाता है. सो ऑन द टॉप जो एयर है वो एकदम रेयर मीडियम रहेगा, उधर हवा बहुत कम रहेगा. तो जैसे लाइट यहाँ से सरफेस ऑफ द अर्थ में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है. क्यों? क्योंकि इट बिकम्स, जो डेंसिटी है उसका जो बढ़ते जाता है, पहले कम रहता है फिर बढ़ता है फिर और भी बढ़ता है. तो इस वजह से डेंसिटी बढ़ता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ते जाता है. स्टार लाइट coming towards us travel from rarer medium to denser medium and constantly bends towards the normal. What is the meaning of this? जब भी स्टार से एटमॉस्फेरिक एयर में जाता है तो इट गोज़ फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट जो रहता है वो बेंड होता है. तो इट बेंड्स, मगर आगे जाता है तो रेयर से वो डेंसर हो जाता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट बिकम्स मोर. तो लाइट जो रहता है वो और बेंड होता है, और आगे जाएगा तो डेंसिटी और बढ़ जाता है हवा का, तो बेंडिंग ऑफ लाइट और भी ज़्यादा होता है. तो जैसे जैसे लाइट स्टार से सरफेस ऑफ द अर्थ में जाता है तो बेंडिंग ऑफ द लाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग. इट मूव्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और नॉर्मल के और नज़दीक जाता है क्योंकि जो मीडियम है वो रेयर से डेंसर होता है. इस वजह से जो लाइट है वो इस तरह कर्व्ड में ट्रैवल करता है. दिस वे इट ट्रैवल्स. तो द पर्सन, जो लाइट ऑफ द स्टार है, इट कर्व पाथ में वो पहुंचता है, पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेकिन एक्चुअली जो पर्सन जो खड़ा है उसको एक कर्व्ड लाइट नहीं दिखाई देता, उसको जो रहता है वो स्ट्रेट ही दिखाई देता है. जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करता है. इस वजह से जो स्टार का रियल पोजीशन है वो नहीं दिखाई देता है, जो अपैरेंट पोजीशन है, मतलब स्टार जो रहता है वो हायर लेवल में दिखाई देता है. दैट इज़ नोन एज द अपैरेंट पोजीशन. एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार किधर है? नीचे, लेकिन स्टार हमेशा थोड़ा ऊपर ही दिखाई देता है, विच इज़ नोन एज द अपैरेंट पोजीशन. सो स्टार will always appear to the person standing on the surface of the earth a little bit higher. तो हमेशा हायर ही दिखाई देता है. नॉट ओनली स्टार, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, मून, प्लैनेट्स, वो हमेशा रियल पोजीशन में नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत ऊपर ही दिखाई देता है. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन दैट जो स्टार या एनी सेलेस्टियल बॉडी वो रियल पोजीशन में नहीं दिखता है, वो अपैरेंट पोजीशन में दिखता है. तो जो स्टार का जो लाइट है जब भी नीचे नीचे आता जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो बढ़ते जाता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. दिस मेक्स द स्टार अपीयर्स टू बी हायर इन द स्काई एज कम्पेयर टू द एक्चुअल पोजीशन. तो एक्चुअल पोजीशन से भी ऊपर दिखाई देता है स्टार टू द पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी स्टार ट्विंकल क्यों होता है? इसका 3 रीज़न है. द अपैरेंट पोजीशन कीप्स चेंजिंग अ बिट. दिस इज़ बिकॉज, कौन सा 3 रीज़न की वजह से ये अपैरेंट पोजीशन जो रहता है वो चेंज होता रहता है? द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक है, चेंजिंग है डेंसिटी और टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? जो अपैरेंट पोजीशन है ऑफ स्टार ये भी फिक्स नहीं रहता है, वो भी ऊपर नीचे स्लाइटली, ज़्यादा नहीं मूव होता है, थोड़ा ही मूव होता है, ऊपर नीचे
स्लाइटली मूव होता है. वाई द अपेरेंट पोजिशन ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर बिकॉज ऑफ 3 रीज़न. एक रीज़न क्या है, मोशन ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर. जो एयर रहता है वो कभी स्टेडी नहीं रहता, हमेशा मूव होता रहता है, तो ये मूवमेंट ऑफ एयर के वजह से होता है. दूसरा रीज़न क्या है, चेंजिंग एयर डेंसिटी. जो डेंसिटी है वो चेंज होता है, इट गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो डेंसिटी चेंज होता है. तीसरा रीज़न है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की वजह से भी जो अपेरेंट पोजीशन है इट कीप्स ऑन मूविंग स्लाइटली अप एंड डाउन. बिकॉज ऑफ दीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है एयर का वो भी फिक्स नहीं रहता, वो भी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. Because of this change, the position and the brightness of the star keeps changing continuously and the star appears to be twinkling. तो ये 3 रीज़न के वजह से जो अपेरेंट पोजीशन है वो भी स्लाइटली ऊपर नीचे जाता है, और जो ब्राइटनेस होता है स्टार का वो भी कम ज़्यादा होता रहता है. सो समटाइम कम रहता है, फिर ज़्यादा, फिर कम रहता है, फिर ज़्यादा होता है. तो इस वजह से ब्राइटनेस जो कम ज़्यादा होता है उसके वजह से स्टार्स इज़ अपियरिंग लाइक एज दो दे आर ट्विंकलिंग. तो स्टार ट्विंकल क्यों होता है, क्योंकि ब्राइटनेस उसका कम ज़्यादा होता रहता है, और अपेरेंट पोजीशन भी कीप्स ऑन changing slightly up and down. So because of this reason the stars twinkle at night. Why planets do not twinkle? अभी प्लैनेट्स भी स्टार के जैसे रियल पोजीशन में नहीं दिखाई देता, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, दैट इज़ अपेरेंट पोजीशन. वाई? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन स्टार्स जो है वो ट्विंकल करता है, मगर प्लैनेट जो रहता है वो ट्विंकल नहीं करता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Stars are luminous object. What is the meaning of luminous object? स्टार्स को खुद का लाइट है, मगर प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनका खुद का लाइट नहीं रहता है. सन का जब लाइट इसमें गिरता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है. नाउ प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कम्पेयर टू स्टार्स. अगर स्टार्स और प्लैनेट्स को कंपेयर करेंगे तो स्टार्स बहुत दूर है अर्थ से, काफ़ी दूर है, लेकिन प्लैनेट जो रहता है वो अर्थ का बहुत नज़दीक है. सो व्हेन यू कंपेयर प्लैनेट्स एंड स्टार्स, स्टार्स आर वेरी फार अवे एंड प्लैनेट्स आर वेरी क्लोजर टू अर्थ. दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर हैज़ अ पॉइंट सोर्सेस बट अपीयर हैज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस. तो जो स्टार है वो बहुत दूर है तो हमें एक पॉइंट सोर्स जैसे ही दिखाई देता है, एक डॉट के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन प्लैनेट ऐसा नहीं है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, उसमें बहुत सारा पॉइंट सोर्सेज रहता है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस. अर्थ से बहुत नज़दीक है, इसके लिए दे आर अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, नॉट अ सिंगल पॉइंट सोर्स. बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्टिव index, the position as well as the brightness of individual point source change, but the average position and the total average brightness remains unchanged. Therefore the planets do not twinkle. तो atmospheric refractive index change होता ही रहता है. क्यों change होता है? Because the light is traveling from rarer to denser medium, और इस वजह से position और जो brightness है वो भी इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स का चेंज होता है. तो जो पोजीशन है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है और अपेरेंट पोजीशन में, और पॉइंट सोर्स है वो भी कम ब्राइट और ज़्यादा ब्राइट होता है, लेकिन हर एक पॉइंट सोर्स का पोजीशन भी चेंज होता है और ब्राइटनेस भी चेंज होता है. यानी अगर एक पॉइंट सोर्स ज़्यादा ब्राइट है तो दूसरा पॉइंट सोर्स कम ब्राइट रहेगा, मगर एवरेज पोजीशन और एवरेज ब्राइटनेस कभी भी चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स अनचेंज. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब रात को स्पोर्ट्स होता है तो यू मस्ट हैव सीन द लाइट्स ओवर देयर. बहुत सारा उसमें छोटे छोटे लाइट्स लगे रहते हैं. अगर समझो कोई भी 2-3 लाइट कम जलता है कंपेयर टू दी अदर, दूसरे लाइट्स ज़्यादा ब्राइट है मगर 2-3 लाइट जो बल्ब जो है वो कम ब्राइट है, लेकिन हमें ओवरऑल जब देखा जाएगा उसका लाइट का जो इंटेंसिटी वो सेम ही लगेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कम ज़्यादा है. सो इवन दो सम ऑफ द लाइट्स मे नॉट बी हैज़ ब्राइट एज द अदर, बट द टोटल इफेक्ट ऑफ द लाइट विल बी सेम ओनली. उसी तरह इसमें भी है, हर एक पॉइंट सोर्स का पोजीशन और ब्राइटनेस अलग होगा, लेकिन जब टोटल पोजीशन या टोटल एवरेज पोजीशन और एवरेज ब्राइटनेस देखा जाएगा इट रिमेन्स अनचेंज. तो वो चेंज नहीं होता है, इट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस टू इट बिकॉज ऑफ द एवरेज ब्राइटनेस एंड द एवरेज पोजीशन is remains unchanged. Therefore the planets do not twinkle. Sunrise and sunset, that is advanced sunrise and delayed sunset.
बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ द सन अबाउट द होराइजन। होराइजन का मतलब क्या है? इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो जो लाइन है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सर्फेस ऑफ द अर्थ और स्काई दोनों वो पर्टिकुलर लाइन में मीट होता है, सो दैट पर्टिकुलर लाइन इज़ नोन एज द होराइजन। अगर सन होराइजन के नीचे चला गया तो हमें दिखाई नहीं देता है, और सन अगर होराइजन के ऊपर रहेगा तो हमें वो दिखाई देता है। सो बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ द सन अबाउट द होराइजन। उसका मतलब क्या है? सनराइज का मतलब क्या होता है कि होराइजन के ऊपर जब सन दिखाई देता है तो वी से दैट सन हैज ऑलरेडी राइजन, तो उसे सनराइज कहते हैं। बट व्हेन द सन इज समवॉट below the horizon, its light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through Earth's atmosphere. तो जब भी सन होराइजन के नीचे है, तो दिस इज़ अ रियल पोजीशन ऑफ द सन। तो सन का लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में पास होता है एटमॉस्फेयर में, तो दिस इज़ अ रेयर मीडियम, हैज इट गोज बिलो एंड बिलो द एयर बिकम्स मोर एंड मोर डेंस। तो जैसे जैसे सन का लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में पास होता है, तो जो लाइट रेस है इट कीप्स ऑन बेंडिंग मोर एंड मोर। तो लाइट जो रहता है वो ज़्यादा बेंड होते जाता है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। उस वजह से सनलाइट जो रहता है वो स्ट्रेट नहीं जाता है, ऐसा कर्व्ड पाथ में जाता है। एंड द पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको सन कहाँ पे दिखाई देता है? लिटिल बिट अबाउट, तो रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जिसे कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। तो सन अभी तो होराइजन के नीचे है, वो राइज हुआ नहीं है, फिर भी द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन दी अर्थ, उसको ऐसा लगता है कि सन ऑलरेडी राइज हो चुका है। दिस इज़ नोन एज एडवांस सनराइज, मतलब सनराइज हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले थोड़ी देर पहले हमें ऐसा लगता है कि सन राइज हो गया है, उसे कहते हैं एडवांस्ड सन राइज। सो दस वी सी द सन इवन बिफोर इट इमर्जेस अबाउट द होराइजन। तो होराइजन के ऊपर आया नहीं है अभी तक सन, लेकिन हमें वो सन होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। सेम इज़ अ केस विद द सनसेट ऑल्सो। तो जब भी सन होराइजन के नीचे है, उसका मतलब सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में पास होता है, तो द लाइट रेज कीप्स ऑन बेंडिंग मोर एंड मोर। तो वो और बेंड होते जाता है जैसे जैसे वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है। तो हमें सन कहाँ पे दिखाई देता है? यहाँ पे दिखाई देता है। तो पर्सन, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसको सन यहाँ पे दिखाई देगा, रियल पोजिशन में नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई देगा, जिसे कहते हैं अपेरेंट पोजिशन। तो सन ऑलरेडी सेट हुआ है, लेकिन फॉर द पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको सन अभी तक सेट नहीं हुआ, ऐसे ही लगेगा। दिस इज नोन एज डिलेड सनसेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब एक प्लास्टिक स्केल लो, उसको आँखों के सामने ऐसा रखो और लाइट के तरफ देखो। व्हाट यू विल सी? द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बल्ब splits up into different colors. So light rays divide into different colors. These colors appear in the following order. कौन से ऑर्डर में कलर्स अपीयर होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी ये जो ऑर्डर है और कलर्स को याद रखने के लिए ये वर्ड याद रखने का, विबग्योर। वी का मतलब क्या होता है? वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड. Light is an electromagnetic radiation which you have already studied in 9th standard. Wavelength is an important property of radiation. तो सबसे important property of wavelength क्या radiation क्या है? wavelength. और एक property याद रखना है, वो है frequency. तो dispersion of light के बारे में समझने के लिए wavelength क्या है, frequency क्या है, ये पता रहना चाहिए, which is not given in the textbook. Now what is wavelength? Now जो light है वो waves के form में ऐसा appear होता है, और ऐसा जो ऊपर ये माउंटेन जैसा दिखता है, तो ये टॉप मोस्ट पार्ट इज नोन एज क्रेस्ट, एंड दिस बॉटम वैली पार्ट जो रहता है वो ट्रफ बोलते हैं. अभी एक क्रस्ट से लेके नेक्स्ट क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं. सो फ्रॉम वन क्रस्ट to the next crust whatever is the distance that is known as wavelength. नहीं तो एक ट्रफ से लेके दूसरा ट्रफ तक जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं. तो वेवलेंथ कैन बी एनीथिंग दैट इज फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट क्रेस्ट और फ्रॉम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ बनता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. अभी ये वेव्स इफ़ यू सी
दे आर वेरी बिग, ये सब बड़े बड़े वेव्स हैं, तो जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, वो बड़ा रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी इसका कम हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में कम वेवलेंथ बनेगा। तो यानी वेवलेंथ जब भी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ़ यू इंक्रीज अ वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, और अगर वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। Now if you see over here, if you see this waves, ये waves जो है वो छोटा है। If you compare with this, the wave of this waves are smaller, तो इसका जो wavelength है वो भी छोटा रहेगा, लेकिन इसका जो frequency है वो बढ़ जाएगा। तो अगर wave छोटा है तो wavelength भी छोटा रहेगा, लेकिन frequency जो है वो increase होगा, because both are inversely proportional to each other. The wavelength of radiation to which our eyes are sensitive is between 400 nanometer and 700 nanometer. तो जो आप ह्यूमन बीइंग का जो आइज़ है, कौन सा वेवलेंथ से वो दे आर सेंसिटिव टू विच वेवलेंथ, दैट इज़ बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से कम होगा तो आइज़ आर नॉट एबल टू सी दैट, और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो आइज़ आर नॉट सेंसिटिव टू दोज वेवलेंथ ऑल्सो। तो जो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में जो आता है वो कौन सा कलर्स अपन को दिखाई देता है, यही कलर्स, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक रहता है, इसीलिए वी आर एबल टू सी दिस कलर्स। और जो इंफ्रा रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, ये सब जो रेज है इट इज़ नॉट सेंसिटिव, मीन्स आईज आर नॉट सेंसिटिव टू दीज रेज, सो वी आर नॉट एबल टू सी देम। नाउ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका रहता है, रेड का। सो रेड का मैक्स वेवलेंथ कितना है, 700 नैनोमीटर। सो द मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ विच कलर, रेड कलर। और सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। वायलेट का वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर। तो जो रेड वेव्स है वो बड़े बड़े वेव्स रहता है, तो उसका वेवलेंथ भी बड़ा रहता है। ऑरेंज जो है उसका वेव्स है वो रेड से भी छोटा रहता है, तो उसका वेवलेंथ भी रेड से छोटा होगा। उसी तरह येलो जो है उसका वेव्स जो ऑरेंज से भी छोटा रहता है, तो उसका वेवलेंथ ऑरेंज से भी छोटा होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वेव्स छोटे होते जाते हैं और वेवलेंथ भी छोटे छोटे होते जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, दैट इज़ 400 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट बिकम स्मॉल। और ऑरेंज का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा है। येलो का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑरेंज से भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायलेट रेज का। तो वायलेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। वाई, बिकॉज वायलेट्स वेवलेंथ इज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, दैट इज़ 400 नैनोमीटर। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका बड़ा रहता है, रेड का, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा और वायलेट का जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा। नाउ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 to the power of -9 मीटर। In vacuum, the velocity of light rays of all frequency is the same, but the velocity of light in a medium depends upon the frequency of light, and thus different colors travel with different velocity. Now what is the meaning of this? Now वी हैव स्टडीड, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम रहता है और वायलेट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे वायलेट इंडिगो का रहेगा वो वायलेट से भी कम रहेगा, तो हर एक कलर का फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो अलग रहता है। अभी अगर लाइट वैक्यूम या एयर से ट्रैवल करता है तो जो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट रहता है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। भले सब कलर्स का फ्रीक्वेंसी अलग होगा लेकिन सबका वेलोसिटी सेम ही रहेगा, दैट इज़ velocity of light in vacuum does not depend upon the frequency। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अगर वो लाइट वैक्यूम से ट्रैवल करता हो। लेकिन सेम लाइट इफ़ इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम, अगर वो लाइट मीडियम जैसे कि ग्लास से ट्रैवल करता है तो देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अभी हर कलर का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हर कलर का डिफरेंट रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सेम। तो अगर लाइट वैक्यूम से ट्रैवल करता हो
तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहता है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इसके लिए सबका वेलोसिटी सेम रहेगा, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दस डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो अगर लाइट जो रहता है वो मीडियम से ट्रैवल करता है, जैसे कि ग्लास से ट्रैवल करता है, देन द वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हर एक कलर इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अभी हर एक कलर का फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक कलर का भी अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट दे आर गिवन, therefore the refractive index of a medium is different for different colors। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कोई भी मीडियम से पास होता होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट कलर्स विल बी डिफरेंट। अभी एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.0003 था और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया था, कम हो गया था। दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर। सो एयर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.0003 and glass refractive index is what 1.66। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर से ग्लास का जो एयर से ज़्यादा है, इसके लिए वेलोसिटी जो रहता है वो एयर में ज़्यादा है और ग्लास में कम है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब भी वो मीडियम से पास करता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक कलर का अलग अलग रहता है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो उसका मतलब क्या है कि हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ explained in this point। So light rays coming from the sun which is white in color, तो sun से जो light rays आता है वो white रहता है when it passes through air and enters any refractive medium, जैसे कि prism से pass हुआ तो it emerges as a spectrum of 7 colors। So you can see over here जब ये light rays prism से pass होके, जब ये light ray is coming from the sun which is white in color, जब ये air से prism में आता है तो it breaks up into 7 color or splits into 7 color and this is known as the dispersion of light। So what is dispersion of light? The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light। So when the light from the air enters into the prism, it splits into 7 color, that is known as the dispersion of light। Sir Isaac Newton was the first person to use a glass prism to obtain sun's spectrum। तो ये जो प्रिज्म से 7 कलर्स निकलता है ये फर्स्ट किसने ढूंढा था, सर आइजैक न्यूटन ने। व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म different colors bend through different angles। among the 7 colors red bends the least while the violet bends the most। तो जब ये लाइट prism के when it enters from air into the prism it breaks up into 7 colors and हर एक कलर का जो बेंडिंग है वो हर एक कलर का अलग है। सबसे कम बेंडिंग किसका है, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा कलर होता है, वायलेट। सो among the 7 colors red bends the least while the violet bends the most। लाइट रेज जब भी एयर से प्रिज्म में एंटर करता है तो when it passes from one transparent medium to second transparent medium refraction takes place, रिफ्रैक्शन होता है और at the same time जो लाइट है वो 7 कलर्स में ब्रेकअप होता है, स्प्लिट होता है और ये हर एक कलर जो है उस हर एक कलर का बेंडिंग जो है वो अलग रहता है। सबसे कम बेंडिंग किसका है, रेड लाइट का है, रेड कलर का है, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर। और ये 7 कलर्स जब भी अगेन प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से एयर में एंटर होता है तो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड वी आर एबल टू सी द 7 कलर्स। Our next topic is what, partial and total internal reflection। तो अगला टॉपिक किसके बारे में, पार्शियल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में है। यहाँ पे 2 मीडियम है, एक तो है एयर और दूसरा है वाटर। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। अभी सोर्स ऑफ लाइट, लाइट सोर्स कहाँ पे है, वाटर में रखा हुआ है। अभी समझो अगर इंसिडेंट रे इज़ गोइंग परपेंडिकुलर, मतलब लाइट जो है वो एकदम सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम,
तो दूसरा मीडियम में जब जाएगा, जब भी वाटर से वो एयर में आएगा तो भी वो स्ट्रेट ही जाता है, रिफ्रैक्ट नहीं होता है। दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो रहेगा। लेकिन ये सारा का सारा लाइट जो है वो एयर में नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होके वाटर में आता है। सो आई हैव शोन दिस विद द एरो, एरो इज़ गोइंग डाउनवर्ड, तो थोड़ा जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस वो डेंसर मीडियम वाटर में ही आता है। इसे कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? ज़ीरो था, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो ही रहेगा। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं, यानी जो लाइट है उसको टेढ़ा करते हैं। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ दी नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेट अस डिनोट दैट एज आई। जब भी ये लाइट रेयर वाटर से एयर में जाते हैं, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ डिनोटेड एज आर। अभी आर जो है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा आई से, तो आई छोटा रहेगा और आर बड़ा रहेगा, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा रहेगा। अगर समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, सारा का सारा लाइट जो है वो एयर में रिफ्लेक्ट होके नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होके वाटर में आता है, विच इज़ नोन एज पार्शियल रिफ्लेक्शन। अभी दिस फॉलोज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन द फर्स्ट वीडियो हैड एक्सप्लेन दिस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। इन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रहता है वो 30 से ज़्यादा ही रहेगा। तो इस जो थोड़ा बहुत जो लाइट जो रहता है वो डेंसर मीडियम में आता है, वापस रिफ्लेक्ट होके उसी को कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट बुक। When light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. That is, part of the light gets reflected and comes back into denser medium. I had showed over here, part of the light gets reflected and comes back to denser medium as per the laws of reflection. As per the laws of reflection का मतलब क्या? Angle of incidence और angle of reflection both will be equal. This is called partial reflection. The rest of the light gets refracted and goes into the rarer medium. तो बाकी सब जो light है वो refract होके rarer medium में जाता है. As light is going from denser to rarer medium, it bends away from the normal. तो this refracted ray bends away from the normal. That is, the angle of incidence I is smaller than the angle of refraction R. तो मैंने अभी बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा रहता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आर से छोटा रहता है। नाउ लेट अस इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर। तो अगर मैंने और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, नाउ आई हैव इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो I1 बढ़ गया। लेट अस डिनोट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एज I1। तो I1 इंक्रीज हो गया तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से और भी दूर जाएगा, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, थोड़ा बहुत जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके एयर में तो जाता है, मगर थोड़ा बहुत जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके वापस वाटर में आता है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़्यादा है। सो हैज़ इफ़ वी इंक्रीज आई, आर विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज कांस्टेंट। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसके लिए आई जब बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल गो ऑन इंक्रीज। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते ही जाऊंगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस तरह जाएगा, इट विल गो इन दिस वे। सो द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा वो अब कितना हो गया? 90 डिग्री। तो व्हेन द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री,
तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. So for a particular value of I, the value of R becomes equal to 90 degree. So here the angle of refraction is how much, 90 degree. So R has become 90 degree. This value of I is called what, critical angle. So ये value of angle, जो angle of incidence I है उसको क्या बोलते हैं, critical angle, and is denoted as what, IC. अभी हम angle of incidence को critical angle से भी ज़्यादा करते हैं तो refracted ray भी है वो भी बढ़ जाएगा. Now here angle of incidence, this angle of incidence is greater than critical angle. इस critical angle से भी ज़्यादा है angle of incidence है, तो जाहिर है कि angle of refraction भी बढ़ जाएगा. यहाँ पे angle of refraction कितना था, 90 डिग्री, तो अब वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. एंड ऑल द लाइट, कोई भी लाइट जो है वो एयर में नहीं जाता है, सब पूरा का पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आता है. क्यों, क्योंकि अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 से ज़्यादा हो गया है. सो ऑल विल कम इनसाइड दी वाटर. So this is known as total internal reflection. When does total internal reflection takes place? जब भी angle of incidence is greater than critical angle. ये critical angle से भी अगर angle of incidence को ज़्यादा बढ़ा दिया तो कोई भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम एयर में रिफ्लेक्ट होके नहीं जाता है. सारा का सारा जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके वापस वाटर में आता है. इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. For angle of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than 90 degree. The angle of refraction will be more than 90 degree. Such rays return to the denser medium. Thus, all the light gets reflected back into the dense medium. This is called total internal reflection. अभी जो critical angle का value find out किया जा सकता है. How to find out that? We can determine the value of critical angle as follows, that is 1 and 2, that is refractive index of first medium with respect to second medium is equal to what, sin I upon sin R. यहाँ पे first medium क्या है, air, और second medium क्या है, water. Now when I is critical angle, when I is equal to critical angle, the value of R is what, 90 degree. So R is equal to 90 degree. So refractive index of first medium with respect to second medium is equal to sin I upon sin 90 degree. क्यों sin 90 डिग्री है, क्योंकि R के जगह में क्या डालना है, 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1. sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. देयरफॉर sin I अपॉन sin 90 डिग्री इज इक्वल टू sin I अपॉन 1. So that is equal to sin I. So refractive index of first medium with respect to second medium is what, sin I. Now next topic is what, rainbow production. Rainbow is a combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light. तो जो रेनबो है वो 3 प्रोसेस का कंबाइंड इफेक्ट है. कौन सा 3 प्रोसेस का, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये 3 प्रोसेस का कंबाइन इफेक्ट की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है. इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर द रेनफॉल. तो रेनफॉल के इमीडिएटली बाद हमें रेनबो दिखाई देता है क्योंकि हवा में जो रहता है वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहता है. तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर वी आर एबल टू सी द रेनबो. स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट हैज़ अ स्मॉल प्रिज्म. तो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में सस्पेंडेड है, इट एक्ट्स लाइक प्रिज्म. छोटे स्मॉल प्रिज्म्स के जैसे वो एक्ट करता है. नाउ दिस इज़ अ वाटर ड्रॉपलेट. वाटर ड्रॉपलेट इज़ अ डेंसर मीडियम. सो दिस इज़ अ डेंसर मीडियम और ये एयर है. एयर इज़ अ रेयर मीडियम. ये लाइट रे है जो सन से आता है और ये लाइट रे कौन सा कलर रहता है, वाइट लाइट रहता है. तो जब ये वाइट लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट विच इज़ अ डेंसर मीडियम के अंदर आता है तो 2 चीज़ एक साथ होता है, 2 प्रोसेसेस एक साथ होते हैं. एक तो है रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, उस वजह से रिफ्रैक्शन होता है. और सेकेंड थिंग डिस्पर्शन भी होता है. डिस्पर्शन क्यों होता है, बिकॉज दिस वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म. तो प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट आता है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स. तो व्हेन द वाइट लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आता है, दैट इज़ फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आता है,
तो टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, दैट इज़ रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और सेकेंड थिंग क्या है, डिस्पर्शन होता है। जो लाइट है वो वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है 7 कलर्स में। नाउ व्हेन दिस 7 कलर्स कम ऑन दिस एंड ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, तो ये वाटर ड्रॉपलेट के बाहर आना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आता है, वो सब अंदर ही रिफ्लेक्ट होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी मैंने समझाया था क्यों होता है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो कोई भी रे जो है, इंसिडेंट रे है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, मतलब नेक्स्ट मीडियम में नहीं जाता है, सब का सब जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दे गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो इस साइड में जब आता है, वाटर ड्रॉपलेट के इस एंड में आता है, तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है। तो व्हेन द रे कम्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दे अगेन गेट रिफ्लेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम। तो रेनबो, और इस वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। तो ये रेनबो जो है वो 3 प्रोसेस की वजह से होता है। स्टार्टिंग कौन सा 3 प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन एक साथ होता है। जब ये एंड में आता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड व्हेन इट कम्स ऑन दिस एंड दे अगेन गेट रिफ्रैक्टेड एंड वी आर एबल टू सी द रेनबो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। When light rays from the sun enter these droplet, it gets refracted and dispersed. तो जब ये लाइट रेस एयर से प्रिज्म के अंदर आता है तो ये रिफ्रैक्ट भी होता है और डिस्पर्स भी होता है। देन देयर इज़ इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाद में ये इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है। Why? Because the critical angle, or not critical angle, the angle of incidence is greater than critical angle, उस वजह से रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट रेज जो रहता है वो ड्रॉपलेट से बाहर नहीं जाता है, सब के सब जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है। So there is internal reflection, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. तो जब ये इस एंड में आता है तो ये लाइट जो है again gets refracted when coming from a denser medium to the rarer medium. Means when it comes out it gets refracted again. All these 3 processes together produce the rainbow. तो ये तीनों प्रोसेस के combined effect की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है।